फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता एंड यू ऑल वेलकम टू पाथ एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्धा शिक्षा आयोग के बारे में, या बेसिक शिक्षा योजना 1937 बोल सकते हैं इसे। इसके बहुत सारे नाम हैं। तो पहले देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। वर्धा शिक्षा योजना का सूत्रपात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 1937 ईस्वी में वर्धा नामक स्थान पर हुआ, इसलिए वर्धा योजना इसे कहा जाता है। वर्धा शिक्षा योजना शिक्षा में एक नई क्रांति उत्पन्न किया। इसमें कहा गया कि कैसे बेसिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा सके। वर्धा शिक्षा आयोग में महात्मा गांधी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उनके प्रयासों की वजह से ये हो पाया। उन्होंने इसमें हस्तकला पर जोर दिया, यानी हस्तकला के माध्यम से सृजनात्मकता की ओर जोर दिया गया। ऐसी शिक्षा जो आने वाले जीवन में काम आए। गांधी जी का कहना था कि बुनियादी शिक्षा बच्चों के निःशुल्क किया जाए और अनिवार्य किया जाए। इसलिए वो अपने लेखों के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर अग्रसर कर रहे थे। गांधी जी बहुत समय से प्रयास में थे कि बेसिक शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। गांधी जी ने अपनी पत्रिका हरिजन में इस बारे में चर्चा की कि 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि प्रारंभिक शिक्षा के लिए सुनिश्चित किया जाए और बुनियादी शिक्षा को अनिवार्य किया जाए और निःशुल्क किया जाए, और उसमें हस्तकला का प्रावधान किया जाए, जिससे उनके आने वाले जीवन को और आसान बनाया जा सके और अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। वर्धा शिक्षा आयोग प्रारंभिक शिक्षा के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है, और ये शिक्षा को एक नई क्रांति की ओर ले गया गया, और इसका परिणाम हुआ भी कि इसके ऊपर ध्यान दिया गया और बच्चों को इसके लिए अग्रसर किया गया। अब आगे इसको और विस्तार से देखते हैं कि वर्धा शिक्षा आयोग का गठन कैसे हुआ, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हुए, किस किस टॉपिक पे इसमें बात हुई और कैसे इसका गठन किया गया। अब इसको विस्तार से देखते हैं। अब हम देखते हैं इसका पहला पॉइंट, वर्धा शिक्षा आयोग 1937, यानी इसमें गांधी जी ने 11 अगस्त 1937 के अखबार में प्रांतीय सरकार को 7 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का भार अपने ऊपर लेने का सुझाव दिया। यानी जितने भी राज्यों के राज्य सरकार थे, उनको यह अखबार के माध्यम से यह बताने की कोशिश की, यह जताने की कोशिश की कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। यानी गांधी जी ने अखबार के लेखों के माध्यम से राज्य सरकार को यह बताया कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का भार आप अपने ऊपर लीजिए। उसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर 1937 के हरिजन में लिखा कि प्राथमिक शिक्षा 7 वर्ष या इससे अधिक समय की हो, और इसमें अंग्रेजी को छोड़कर वे सब विषय पढ़ाया जाए जिन्हें हाई स्कूल परीक्षा के लिए पढ़ाया जाता है। यानी उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि आप शुरुआत कर दीजिए प्रारंभिक शिक्षा से ही उन विषयों को बच्चों को पढ़ाना जो हाई स्कूल की परीक्षा में शामिल हो। यानी जो विषय उन्हें हाई स्कूल में पढ़ना है, उन विषयों से परिचित कराना प्रारंभिक शिक्षा से ही शुरू कर दिया जाए। अगला पॉइंट है, साथ ही किसी हस्तशिल्प अथवा उद्योग को अनिवार्य रूप से पढ़ाया सिखाया जाए। यानी उन्हें हस्तकला को अनिवार्य रूप से सिखाया जाए। व्यावसायिक शिक्षा की यहाँ पे बात हुई है कि उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी पढ़ाया सिखाया जाए, जिससे वो सृजनात्मकता की ओर ध्यान दे और सृजन कर सके, किसी चीज़ का निर्माण कर सके, और जो उन्हें आने वाले जीवन में उसका फ़ायदा हो सके। अगला पॉइंट है, गांधी जी के इस विचार से देश में नई शैक्षिक क्रांति प्रारंभ हुई। यानी जब 1937 में उन्होंने वर्धा शिक्षा आयोग पे बात की, तो उस समय से शिक्षा की ओर एक नई क्रांति का शुभारंभ हुआ। अब है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा आयोग। यानी गांधी जी ने अपने लेख के माध्यम से बताया कि 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा के मारवाड़ी शिक्षा मंडल की रजत जयंती मनाई जाने वाली थी। यानी 22-23 अक्टूबर को एक मारवाड़ी रजत जयंती मनाई जाने वाली थी वर्धा में। उसके आयोजक थे श्री मन्ना रायन अग्रवाल। यानी उसका जो भी आयोजन करता थे वो मन्ना रायन अग्रवाल थे। उस समय गांधी जी ने क्या किया, आइए अब उसके बारे में और भी विस्तार से देखते हैं। गांधी जी ने इस अवसर पर उन्हें एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करने का सुझाव दिया। यानी उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे शिक्षा से रिलेटेड बात हो रही, तो वहाँ पे उन्हें एक शिक्षा सम्मेलन भी आयोजन करने का सुझाव दिया। अग्रवाल साहब ने इस अवसर पर भारत के कांग्रेस मंत्रिमंडलों के शिक्षा मंत्रियों और देश के चोटी की शिक्षा शास्त्रीय विचारकों और राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित किया। इसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन का सभापतित्व स्वयं गांधी जी ने किया था।
यानी इस सभा का जो भी सभापति थे उसका आयोजक कर्ता भी एक तरह से गांधी जी ही थे। गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में निम्न 7 बातें कही। पहली बात है, देश में 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। दूसरा पॉइंट है, प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए समान हो। और तीसरा पॉइंट है, यह शिक्षा ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। यानी उनका कहना था कि जो गांव के इलाकों में बच्चे रहते हैं उनके अनुरूप इस शिक्षा का प्रावधान किया जाए, उनको ध्यान में रख के किया जाए। चौथा पॉइंट है, इसमें भाषा, गणित आदि की शिक्षा के साथ साथ बच्चों को सफाई, स्वास्थ्य, रक्षा, भोजन के नियम और माता पिता के कार्यों में हाथ बटाने की शिक्षा दी जाए। यानी उनका कहना था कि इसमें भाषा के साथ साथ गणित और शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कैसे साफ सुथरा रहना है, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है, उन्हें अपनी आत्मरक्षा कैसे करनी है, माता पिता के कार्यों में हाथ कैसे बटाना है, भोजन के खाने के नियम क्या है, हाथ कैसे धोना है। यानी उन्हें सब चीज़ का शिक्षा दिया जाए, सिर्फ किताबी ज्ञान ना दिया जाए, उन्हें जीवन के बारे में और भी बताया जाए। 5वां पॉइंट है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, यानी बच्चों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाए। और 6ठा पॉइंट है, इसमें कृषि और भारतीय हस्त कौशल की शिक्षा दी जाए, यानी किसान के बारे में बताया जाए, कृषि कैसे करनी है और हाथों से बनाई हुए वस्तुओं के बारे में बताया जाए, हस्त कौशल को और आगे बढ़ाया जाए। 7वां पॉइंट है, समस्त शिक्षा हस्त कौशलों के माध्यम से दी जाए और शिक्षा को स्वावलंबी बनाया जाए। यानी उनका कहना था कि जितने भी शिक्षा दी जा रही है उन्हें उन सबको हस्त कौशल के द्वारा दिया जाए और उन्हें सृजनात्मकता की ओर बढ़ाया जाए। अगला पॉइंट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति 1937। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा में प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा योजना को अंतिम रूप देने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में इनके अतिरिक्त इसमें 99 सदस्य और भी थे, यानी जो समिति बनाया गया उसमें 99 सदस्य और भी थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 भागों में प्रस्तुत की। समिति ने पहली रिपोर्ट दिसंबर 1937 और दूसरी रिपोर्ट अप्रैल 1938 में प्रस्तुत की। प्रथम रिपोर्ट में समिति ने तत्कालीन शिक्षा पद्धति के दोषों, वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांत, अध्यापकों, शिक्षण प्रशिक्षण, विद्यालयों के संगठन, प्रशासन निरीक्षण एवं परीक्षा नियमों और कताई बुनाई की मुख्य हस्तशिल्प मानकर उसके पाठ्यक्रम का सविस्तार वर्णन किया। यानी जो पहला रिपोर्ट दिया गया उसमें हस्तकला और विद्यालयों के संगठन, प्रशासन के बारे में, उनका कैसे निरीक्षण करना है, परीक्षा का नियम क्या हो, इन सब के बारे में विस्तार से वर्णन किया। प्रतिवेदन की समिति ने कृषि, मिट्टी का काम, लकड़ी का काम आदि कुछ अन्य हस्तशिल्प को पाठ्यक्रम में स्थान दिया एवं इन शिल्पों को अध्ययन के समस्त पाठ्य विषयों का वर्णन किया। यानी इसमें मिट्टी के काम, लकड़ी का काम, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दिया गया और उसका स्थान दिया गया। संपूर्ण शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प अथवा उद्योग पर आधारित होनी चाहिए। यानी उनका कहना था कि जो भी शिक्षा है वो व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित होनी चाहिए और संपूर्ण शिक्षा शिल्प कला का चुनाव जो भी है, जो शिल्प कला हो या फिर कृषि हो, वो बच्चों की योग्यता के अनुसार हो और उनके क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए। बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग होना चाहिए, उनसे अधिक लाभ प्राप्त किया जाए और स्कूल का व्यय पूरा किया जाए। यानी बच्चे का जो भी काम किया हुआ है, उनका हस्तकला और उनसे जो भी धन एकत्रित हो रहा है उनको स्कूल के काम पर व्यय किया जाए। शिल्प को बालकों की योग्यता और स्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चुना जाए। यानी कौन से बच्चे किस तरह का शिल्पकारी करेंगे तो उन्हें अधिक से अधिक फ़ायदा होगा और उनके स्थान पर कौन सी चीज़ों का महत्व ज़्यादा है, इसको ध्यान में रखकर किया जाए। शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि बालकों को अच्छा शिल्पी बनाकर उनको स्वावलंबी बनाया जाए। शिल्प की शिक्षा इस प्रकार प्रदान की जाए कि बालक उसके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को भली भांति परिचित हो सके। यानी बच्चों को शिल्पकारी की शिक्षा इस तरह दिया जाए कि उसका सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है ये वो अच्छे से जान सके, उसका फ़ायदा क्या है, उसके आगे क्या क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। अगला पॉइंट है, शारीरिक श्रम पर बल दिया जाए ताकि बालक सीखे हुए शिल्प के द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन कर सके। यानी उसको व्यवसाय किस तरीके से करना है ये भी वो सीख सके और अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। अगला पॉइंट है,
शिक्षा का बालक के जीवन, गृह एवं ग्राम से, उसके ग्राम के उद्योगों, हस्तशिल्पों और व्यवसायों से घनिष्ठ संबंध हो। यानी इस तरह का शिक्षा हो जो उनके घर से और उनके आसपास के माहौल से उसका गहरा संबंध हो। इससे उन्हें सीखने के लिए और ज़्यादा अग्रसर होगा और रुचि बढ़ेगी। बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं ऐसी हो जिनका प्रयोग किया जा सके या उनको बेचकर विद्यालय का कुछ व्यय किया जा सके और बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। अब हम देखते हैं बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। पहला पॉइंट है अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, यानी प्रत्येक बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य हो और निःशुल्क हो। शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत हो, यानी शिक्षा को ऐसा बनाया जाए कि बच्चे आत्मनिर्भर हो सके। जन साधारण की शिक्षा हो। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत हो। शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ने का सिद्धांत हो। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो और शिक्षा को हस्त कौशल पर केंद्रित का सिद्धांत हो। यानी बेसिक शिक्षा में हस्त कौशल पे बहुत ही ध्यान दिया गया है कि बच्चे अपने हाथों से बनी चीज़ों पे किस तरह से सृजनात्मकता का उपयोग करते हैं, उनमें और कितनी सृजन होती है। अगला है बेसिक शिक्षा के उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या है? शारीरिक और मानसिक विकास हो सके, सर्वोदय समाज की स्थापना हो सके, सांस्कृतिक विकास हो सके, चारित्रिक व नैतिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, व्यावसायिक शिक्षा का विकास हो सके, आध्यात्मिक विकास हो, शारीरिक श्रम विकास हो। यानी वर्धा शिक्षा आयोग में हर तरह के विकास का प्रावधान किया गया। इसमें बच्चों को हस्तकला पर कैसे जोर देना है, उनका जीवन में यापन किस तरीके से हो सके, किस तरह से हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। बेसिक शिक्षा के और भी कई नाम हैं, जैसे आधारभूत शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, इसको कई नामों से जानते हैं। तो यहाँ तक हमने वर्धा शिक्षा आयोग 1937 के बारे में कहा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह के इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।